ठीक। हाँ जी बच्चों, क्या करना आज बताओ, क्या डिस्कस करना आज? कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया था? ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्या दिया था तो? बताओ। कहां से? ऑटो में 17 से? ऑटो में वैसे ही की? कोई डाउट इसमें? और इसके अलावा जेई मेन में? ओके, जेई मेन में बता दो। जेई मेन में किसी को डाउट है? कैसे बता दो? एनीवन? कौन सा? 11 बता रहे हैं। थर्ड भी? थर्ड तो AB would get transmitted to the face AC of the prism provided, ये तो अपन ने कर लिया था ना। दोबारा बताऊं? R2 लेस देन C, ए सी से ट्रांसमिट हो जाए लाइट, ये R2 लेस देन C कर देंगे इसमें। तो बताऊं दोबारा? R2 को ए बी, या फिर इसका तो वो भी होता है, वो IG बताया था मैंने IG से ज्यादा होना चाहिए। जब ग्राफ भी बनाया था डिविएशन का, तो डिविएशन का ग्राफ कहां से स्टार्ट किया था हमने? IG से 90 के बीच में बना लिया था क्या ये ग्राफ? तो IG से ज्यादा पर ही ट्रांसमिट हो रहा था, उससे कम पर तो TIR हो जा रहा था। और IG की वैल्यू क्लास में अपन ने निकाली थी, उससे देखना। 11 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, हाँ ये वाला क्वेश्चन, इसमें आंसर अप्रोक्स में आएगा। कैसे आएगा? नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इट मेक बिफोर कमिंग आउट फ्रॉम अदर एंड इज क्लोज टू। तो देखो, हमें एंगल इंसिडेंट दिया 40, पहले तो θ2 निकालो, कितना आएगा? कैसे निकाले? स्नेल लॉ लगाएंगे। sin 40 इक्वल टू म्यू 1.31 sin θ2, कितना आएगा sin θ2? sin 40 दिया है क्वेश्चन में 0.64 अपॉन 1.31। अब ये एंगल तो हमें पता ही नहीं कितना है। खैर, आगे देखते हैं कि करना क्या है इसमें। जब ये लाइट रे यहां से इसमें एंटर कर रही है, देखो इधर, तो ये पहला रिफ्लेक्शन जब करेगी यहां पर, तो ऐसे आगे जा रही है, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन कर रही है, फिर तीसरा कर रही है, एंड सोन, इस प्रकार आगे बढ़ती जा रही है। तो कितने रिफ्लेक्शन करेगी ये कैसे पता करे? इसकी लेंथ दी है हमें, ये हमें दिया हुआ लेंथ, कितनी है इसकी लेंथ? 2 मीटर। तो देखो, पहले रिफ्लेक्शन में ये लेंथ के अलोंग कितना चल रही है, मान लो x चल रही है, तो दूसरे में भी उतना ही x चलेगी। तीसरा जब रिफ्लेक्शन होगा उसमें भी x ही चलेगी। बोलो यस और नो? तो पहले रिफ्लेक्शन में अलोंग द लेंथ x, दूसरे में x, तीसरे में x, 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 मान लो n रिफ्लेक्शन हुए, तो कितना लेंथ चली है अलोंग द लेंथ? और टोटल nx किसके बराबर हो गया? l। तो n क्या हो गया? l की वैल्यू क्या हो गई? 2। x की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकलेगा x? ये x तो ये भी x, tan थीटा लगा दो। ये कितना है डायमीटर? 20, ये 20 है, माइक्रोमीटर है लेकिन, और ये x चाहिए मेरे को, तो tan θ2 इज इक्वल टू 20, माइक्रो है वो, 10 की पावर -6 होगा अपॉन x। तो x आ गया 20 अपॉन tan θ2। अब सारा खेल θ2 पर है, tan θ2 आ जाएगा तो x आ जाएगा, x आ जाएगा तो n आ जाएगा। अब यहां पर मामला टक रहा है, तो इसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन से करेंगे, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू हमें कैसे निकालेंगे? ऐसे तो बहुत लेंथी भी हो जाएगा, sin θ2 को tan θ2 में कन्वर्ट करेंगे ट्रायंगल से। तो ये अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो लगभग लगभग 1/2 नहीं है ये अगर 3/1 की जगह 3/2 दे देते तो उनका क्या चला जाता है? हाँ सॉरी, 1.28 होता है, तब सही होता है ये। लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर 1/2 ले तब ये सोल्व होगा, अदरवाइज तो फिर सोल्व करने में बड़ी दिक्कत आएगी। अगर ये 1/2 अप्रोक्सीमेटली मान लें तो θ2 को अप्रोक्सीमेटली 30, और θ2 को अगर 30 मान लिया तो tan 30 1/√3, और 1/√3 तो ये कितना हो गया?
2√3 इंटू 10⁻⁻5। और अगर यहां लिख दूं मैं 2√3 इंटू 10⁻⁻5, 10/√3 इंटू 10⁻4, ये तो हो गया 10,000। ये हो गया 10/√3, 1.7 होता है √3, तो 10/1.7 लगभग लगभग 5 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ। ये थोड़ा करके देखो क्या आ रहा है, इंटू 10⁻4, मतलब 50,000 से थोड़ा ज्यादा आएगा, उसके आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेट में आएगा। अब इसमें भी 2 आंसर दे दिए इन्होंने, देखो एक थोड़ी बहुत वो होती है, मतलब हाँ कुछ शर्म तो खैर नहीं है, बट थोड़ा दया भाव भी होता है एक, वो भी नहीं है। दूर दूर आंसर देते तो क्या चला जाता। तो ये 2 आंसर दे दिए, एक तो 55,000, एक 57,000, तो दोनों में से एक आएगा। अब ये √3 से डिवाइड करके इसको निकाल के देखो एग्जैक्ट कितना आ रहा है। डिवाइड करना आता है ना सबको। 57 आ रहा है, हाँ तो 57 हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मतलब ऐसा ही है, वैल्यू थोड़ी उल्टी सीधी है, क्या ही कर सकते हैं। और वैल्यू से याद आया, मैंने कहा था मंडे को होमवर्क की कॉपी सबकी लेके आना। कौन कौन नहीं लेके आया पहले ऐसे ही बता दो, फिर मैं पूछूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कौन कौन नहीं लेके आया, क्यों भाई? ये क्यों नहीं लेके आया, क्यों नहीं लेके आया? हाँ, इधर गर्ल्स में कौन नहीं लेके आया? सब लेके आए? अरे ऐसा कैसे? हाँ भाई, इधर क्यों नहीं लेके आया? है? कोई बात नहीं, एक मैंने ऐसे थोड़ी कहा था कि अलग होना जरूरी है। भाई 1 है, 2 है, 3 है, रफ है, कुछ तो है। कहाँ है वो? घर पर है वो? क्या? हॉस्टल में है? अच्छा, तो लेके क्यों नहीं है? हैं? अरे अलग से नहीं बनानी है, देखो मैं फिर बता देता हूँ जिन बच्चों को अभी तक बात समझ में नहीं आई है। ये अपना कोई वो नहीं है, स्कूल नहीं है, मतलब कि हम पूरा एकदम जैसे स्कूल में करते थे ना काम, एकदम बिल्कुल बढ़िया से आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन, ऐसे नहीं करना होता है। ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है और करना भी नहीं है। हमें क्वेश्चन जो करने हैं सोल्व, वो रफ की तरह ही करने हैं, बस करना है, दैट्स इट। जैसे क्लास में जो पढ़ते हैं वो तो एक अलग हमारी नोटबुक है, वो तो हम पूरे नोट्स है, वो तो पूरे प्रॉपर। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें अब अलग अलग, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा करो आप, है ना, रफ में ही करना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ स्टूडेंट उसमें जनरली अलग अलग तरीके से करते हैं, कुछ पेजेज में करते हैं सोल्व, है ना, अलग अलग पेज सबके, वो उससे कोई नहीं है मतलब। मेन चीज है बस हमें काम करना है, दैट्स इट। क्वेश्चन एक बार हमें कर लेना है, एक बार थ्योरी पढ़ लेनी है, एक बार क्वेश्चन कर लेना है बस। तो वो जोन से भी करना है, दो फिजिक्स केमिस्ट्री का भी अगर एक ही कॉपी में करते हो तो उसमें जैसे अलग अलग बस पार्ट कर लेना कि जैसे आगे फिजिक्स पीछे केमिस्ट्री, ऐसा तो नहीं कि फिजिक्स का फिर उसके बाद केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, ऐसा करते हो एक पेज पे फिजिक्स, अगले पे केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, फिर फिजिक्स, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं करना है भाई, इतना भी ज्यादा वो नहीं करना है। बाकी लोग और कौन कौन नहीं लेके आया? क्यों भाई? अपना क्यों नहीं लेके आया? और पीछे और किसने हाथ खड़े किए थे? तुम लोग क्या किया जाए तुम लोगों का? किया नहीं है कि लेके नहीं आए हो? बाकी लेके आए हैं पक्का? चलो पीछे से आओ, दिखा रहे हो सबसे पीछे वाली लाइन वाले लोग, हाँ तुम तीनों आ जाओ पहले। हाथ खड़ा किया, मैंने पूछा ना भी कौन कौन किया, एक बार और हाथ खड़ा करो। अभी कुछ बढ़ गए हाथ ऐसा लग रहा है। एक बार लास्ट और फाइनल बता दो मुझे, रुक जाओ मैं फोटो खींच लेता हूँ। पलट जाएंगे बाद में। दोबारा हाथ खड़े करो, रुको एक बार इधर से फोटो नहीं। हैंड रेज, जो भी नहीं है देखो, फिर अच्छा नहीं होगा नहीं मिला तो। ठीक है, अब बाकी लोग तुम क्यों नहीं लेके आए पहले तो ये बताओ सब, एक एक करके पीछे वाले लोग। हाँ हाँ, यू
सबसे पीछे, यस। हाँ बेटा, क्यों नहीं लेके आए? थोड़ा खड़ा होके बोलो यार, तेज। कॉपी छूट गया? अच्छा बेटा, खुद की नहीं छूट गए फिर? हैं? क्लास रोज आते हो? आता है रोज क्लास? रोज डेली? पक्का? अब रोज मेरे से मिलके जाना है ना, ध्यान से। अपना साथ ही हो तुम? क्या अपना क्या है? क्या रीजन है? क्या तो सेम? अरे यार तुम लोग जो है, देखो भाई इतना, अभी देखते हैं, रुक जाओ, पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बाद और, हाँ 39, 39 बताना है क्या? किसी को डाउट? चलो और बताओ इसके अलावा। 45। अच्छा, डाउट किसको है पूछना चाहिए मेंस में, ऐसे बता दो, मैं नंबर बोल रहा हूँ। किसी को डाउट पूछना है किसी क्वेश्चन में? हाँ 45, 46, 46 में 44 भी, 41, रुक जाओ बता रहे हैं। 41 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म विद अपेक्स एंगल, ये तो शायद बता दिया था मैंने लास्ट क्लास में, बताया था करके सॉल्व, आपने लिखा नहीं था क्या? जब बताते हैं उसको पेंसिल से लिख लिया करो, चाहो तो पूरा नहीं लिखो तो उसका, इसमें फॉर्मूला लगेगा 2i माइनस ए, क्या आई की वैल्यू स्नेल लॉ से आएगी, ठीक है? पूछ लेना, अभी नहीं किया लिखा है तो फिर दोबारा से। और इसके बाद 42, 45, 46, ओके 46, 46 में क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए पेयर ऑफ ऑप्टिकल मीडिया इज 45, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसमें क्या बताएं? क्रिटिकल एंगल जो होता है वो क्या होता है? साइन सी, बताओ मुझे। म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर, तो सी की वैल्यू है 45, तो ये हो गया 1/√2, तो म्यू रेयर बाई म्यू डेंसर, यही तो हमें बताना है। अब लेकिन इसमें बोल रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट मतलब डेंसर है, क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तभी टीआईआर होता है ना, तो फर्स्ट है डेंसर और सेकंड है रेयर, तो डेंसर और रेयर का रेशियो पूछ रहा है, तो इसको उल्टा कर दो, तो म्यू डी बाई म्यू आर क्या आ जाएगा? √2। देखो बहुत चालाक है, इन्होंने ऑप्शन दोनों ही दिए हैं, 1/√2 भी दिया है और √2 भी दिया है, तो ऐसी छोटी मोटी चालाकियों में हमें नहीं फंसना है। क्वेश्चन नंबर 40, बस जेई एडवांस, एडवांस में 25। देखो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमें क्वेश्चन जो भी करने हैं सारे, हम जितना कर सकें उतना कोशिश करनी है पूरे करने की, है ना, इजी वे में जो भी हो जाए, और हम करते रहेंगे काम अपना, तो अपना होता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और यही सबसे जरूरी चीज होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंजीनियर हम बनने के लिए आए हैं कि डॉक्टर बनने के लिए आए हैं? इंजीनियर, तो इंजीनियर वही होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। पढ़ने में तो हम घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो जो बात है वो कहीं नहीं आएगी जो हम क्लास में रेगुलर रहेंगे और क्लास के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितना कर सकें। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि स्ट्रेस लेना है, स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है 1% भी, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व जरूर करनी है हमें, यही हमारा मेन सबसे मेन पार्ट है, जिसकी वजह से जो है आईआईटी जाना जाता है, कोटा जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, 24, 24 का सी, ठीक है। 24 का सी ऑप्शन है क्या? लाइट रेज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक टू सेम मीडियम इनटू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n1 इफ n2 इज ग्रेटर देन n1। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये 24, बहुत ही बढ़िया, शानदार। एंटर इन एयर इफ n2 इक्वल टू n1, ए ऑप्शन। लाइट रेज रिफ्लेक्टेड बैक n2 लेस देन n1, इंडेक्स n1 इफ n2 इक्वल टू 1। देखो इसमें हो क्या रहा है कि एक लाइट रे आ रही है n1 से n2 में, देखो इधर बता रहा हूं मैं, एक मीडियम है n1, दूसरा मीडियम है n2, और यहां पर क्या है? एयर। एक लाइट रे यहां पर आ रही है, क्यों?
और कुछ बोला था कि इसमें दिखा ना, हाँ, वाइट स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट थीटा, थीटा इज स्लाइटली, ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आ चुका है शायद जी में, लार्जर देन 1/n1, ओके, स्लाइटली साइन थीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन, ऐसा सवाल में बोला गया है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1/n1, स्लाइटली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, लो अब देखो होगा क्या, यहां पर जो लाइट रे आएगी ना, ये इस मीडियम में जा भी सकती है और हो सकता है वापस आ जाए, TIR हो जाए, दो संभावनाएं हैं। अब दोनों की बात कर लेते हैं। अब देखो मान लो हो सकता है कि जो N2 है, यहां पर TIR होने की क्या संभावना है, पहले तो मैं बात करूं फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन जब होगा तो उसमें कंडीशन ऑफ TIR क्या होगी, हम जानते हैं TIR की कंडीशन होती है म्यू डी, तो अगर TIR होना है तो ये डेंसर होगा, ये रेयर होगा, तो हम जानते हैं म्यू डी साइन आई ग्रेटर देन म्यू आर, तो N1 साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए क्या, N2, तो साइन थीटा किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, N2/N1, तो साइन थीटा अगर 1/N1 से बड़ा है तो N2/N1 से भी बड़ा हो सकता है क्या, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं, क्या बातें हैं, दोनों ही बातें हैं, साइन थीटा अगर 1/N1 से बड़ा ही तो गिवन है क्वेश्चन में, और हम चाहते हैं TIR हो जाए, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखें तो पहला ऑप्शन है लाइट रे एंटर्स एयर इफ N2 इक्वल टू N1, पहले मैं बोला N2 N1 है, अगर N2 N1 इक्वल हो गए तब तो ये N2/N1 क्या हो गया 1, और साइन थीटा 1 से बड़ा हो, ऐसा संभव है क्या, नहीं, जब तो TIR नहीं होगा, अगर TIR नहीं होगा तो लाइट किधर चली जाएगी, ऊपर, इफ N1 इफ N2, बी ऑप्शन है N2 लेस देन N1, N2 लेस देन N1 है तो क्या होगा, N2 अगर N1 से कम है तो साइन थीटा N2/N1 से बड़ा हो सकता है, मे बी, और सी ऑप्शन N2 N1 से बड़ा है तो साइन थीटा N2/N1 से बड़ा होगा क्या, नहीं, तो ये यहाँ पर बातें दोनों ही हैं, और डी ऑप्शन है लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू मीडियम, डी ऑप्शन इफ N2 इक्वल टू 1, ये तो आंसर हो ही गया, कैसे हो गया, अगर N2 1 है तो साइन थीटा किससे बड़ा होना चाहिए 1/N1, जो कि है वो तो ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब लाइट यहीं से वापस लौट आएगी, तो अब यहाँ पर TIR हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें, तो डी ऑप्शन में तो TIR होगा, लाइट रे वापस N1 में आ जाएगी, पक्की बात है डी ऑप्शन की। अब बच गया बी और सी, ABC, अब मान लो कि लाइट N2 में चली गई, तब क्या होगा, अगर लाइट रे N2 वाले मीडियम में चली गई, ठीक है, जैसे कि ऑप्शन है अपना ये वाला, बी वाला, ए वाला ऑप्शन है एंटर्स एयर इफ N2 इक्वल टू 1, पहले ये कोई देख लेते हैं, अगर N2 N1 बराबर है जब तो ये दोनों मीडियम बराबर है, तो फिर तो लाइट बैंड होगी क्या, नहीं होगी, और बी ऑप्शन में N2 लेस देन N1 है, मतलब ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, अब ये एंगल क्या होगा R, तो ये एंगल भी क्या होगा R, ये एंगल है थीटा, तो क्या यहां पर TIR हो सकता है क्या, सेकंड सरफेस पर, तो सेकंड सरफेस TIR की कंडीशन क्या होगी, सेकंड सरफेस TIR कंडीशन, ये N2 है और वो 1 है, तो म्यू डी साइन आई ग्रेटर देन म्यू आर, तो म्यू डी तो हो गया N2 साइन आई, आई कितना हो गया R, ग्रेटर देन म्यू रेयर बाहर क्या है 1, और अगर मैं पैरेलल सरफेस का स्नेल लॉ लगाऊं तो हम यहां से सीधा यहां लगा सकते हैं स्नेल लॉ, तो क्या हम लिख सकते हैं कि N1 साइन थीटा बराबर N2 साइन आर, अरे बोलो तो, N1 साइन थीटा बराबर N2 साइन आर, तो N2 साइन आर को क्या N1 साइन थीटा लिख सकते हैं क्या 1, तो साइन थीटा क्या आ गया ग्रेटर देन 1/N1, और ये तो क्वेश्चन में दिया ही है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या है ट्रू, इसका मतलब यहाँ TIR होगा ही होगा, यहाँ पर TIR, और अगर यहाँ TIR हो गया तो फिर क्या होगा, लाइट रे वापस इधर आएगी, और ये एंगल R है तो ये भी R, और ये R तो ये भी R, और अगर ये R है, जब इधर थीटा था उधर R, तो उधर R तो इधर थीटा, यानी लाइट रे वापस किधर आ गई, N1 वाले में आ गई, मतलब कुल मिला के बात ये है, यहां तो TIR होगा चाहे N2 N1 से बड़ा हो छोटा हो, यानी लाइट वापस अल्टीमेटली N1 में आएगी ही आएगी, N1 वाले मीडियम में, तो ऑप्शन है ए लाइट रे एंटर्स इन एयर इफ N2 इक्वल टू N1 गलत, वापस उसको आना ही है नीचे, अगर ये N1 N2 बराबर होते तो थीटा और R बराबर हो जाते, तो उससे क्या होता, वहां पर तो TIR होगा ही ना, लेकिन इसी प्रकार बी ऑप्शन लाइट रे रिफ्लेक्टेड बैक इनटू मीडियम ऑफ N1 इफ N2 लेस देन, सही है,
फाइनली रिफ्लेक्टेड इनटू मीडियम n1 n2 n1 कुछ भी हो, वहां से TIR पक्का होगा। जैसे डी ऑप्शन में तो यहीं से TIR हो गया था, ए बी सी में वहां से TIR होगा, तो यहां से हो TIR चाहे यहां से हो, फाइनली तो नीचे ही आएगी ना n1 में ही। समझे? अरे समझे? हाँ, खुद से और सोचो इसको, बाकी है ना, मैंने बता दिया है इसको। लो भाई, तो ये क्वेश्चन में आंसर जो हो जाएगा ये है कि फाइनली आना ही है उसको नीचे n1 में। तो ऐसा ऑप्शन बी सी डी है, एयर में कभी नहीं जाएगी लाइट। ठीक, बाकी और सोच लेना, इसमें कोई डाउट हो इफ एंड बट बता देना। 29 और कौन सा दिया था? 25 बताएं। 25 ये तो शायद मैंने कल क्लास में करा दिया था, उसका तो आंसर भी होता, वो सेम वैल्यू ली थी मैंने जानबूझ के। ए ऑप्शन डेल्टा ई, इसका तो मेरे को आंसर भी याद है, कॉपी में अपन ने किया था। कितना आया था डेल्टा ई? 2/√7 डेल्टा एन। तो इसका जो ऑप्शन ए है, वैल्यू ऑफ डेल्टा इज ग्रेटर देन डेल्टा एन, क्या ये बात सही है क्या? नहीं, ये 2/√7 तो 1 से √7 कितना होगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो ये 1 से छोटा नंबर है, तो डेल्टा ई डेल्टा एन से छोटा ही होगा। तो सही है ये तो। डेल्टा ई नहीं नहीं, ये 1 से छोटा होगा, तो ये डेल्टा ई डेल्टा एन से छोटा होगा, तो ई ऑप्शन गलत हो गया। और बी ऑप्शन डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन सही है। डेल्टा ई लाई बिटवीन दिस एंड दिस इफ डेल्टा एन पुट करो यहाँ पे। मिली का मतलब होता है 10⁻³ बस, और कुछ? 29 में कोई डाउट? 29 29 में अच्छा क्वेश्चन है ये। एन यूनिट्स, कुछ डायग्राम में देखो क्या लिखा है। ये एक यूनिट है, मतलब पूरी एयर की, μ1 की, μ2 की, तो एक यूनिट ऐसे एन यूनिट्स है, तो एक यूनिट का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लो बस। यहां पर एयर, यहां पर n1 और यहां पर n2। कैसे करेंगे देखो, बहुत ही आसान है। लाइट रे यहां से आ रही है थीटा एंगल पर, ये डिस्टेंस वगैरह इन्होंने एच कहां से दी कुछ डायग्राम में। ईच कंसिडर ऑफ 3 लेयर, फर्स्ट लेयर इज ए कॉलम ऑफ एयर ऑफ हाइट h। अच्छा, ये एयर का कॉलम है पहला वाला, मतलब लाइट ऐसे आ रही है एक्चुअली बेसिकली, ये यहां से यहां तक आ रही है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है ये h है। वो डायग्राम में थोड़ा सा वो ऐसा लग रहा है कि वो h जो है वो वहां से यहां तक का है, और ये फिर जो बाकी के हैं क्वेश्चन में पढ़ने से पता चल जाएगा। सेकंड एंड थर्ड लेयर ऑफ इक्वल थिकनेस d, मतलब ये वाली थिकनेस d है। और डायग्राम देख के ऐसा लग रहा है कि यहां से यहां तक h है, पूरा लग रहा है ना ऐसा, वो पढ़ के क्लियर हो जाएगा। ये भी d है, ऐसा है, ऐसा है फाइनल। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए μ1 μ2 है ना, n1 n2 μ1 μ2। आईआईटी वाले कभी n यूज करते हैं, कभी म्यू यूज करते हैं, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया उससे। As shown in the figure, air of light incident on the second layer of the first unit at angle 60, find it for a specific value of n the bottom convex distance L बराबर 8/√3। ऐसी n यूनिट्स है। तो देखो क्या करना है इसमें, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ये यहां पर आएगी ऐसे, फिर ये यहां से μ1 की वैल्यू भी दी है इन्होंने, √3/2 है, और इसकी वैल्यू √3 है। अब इसमें करना क्या है, ये लाइट ऐसे आती आती जा रही है नॉर्मल की तरफ बैंड होती हुई, है ना। अब ये फाइनली जब यहां पहुंची, स्टार्टिंग में इतना थी, तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x, ये निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो इसका x। कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट x? बहुत सिंपल है, क्योंकि फिर जितना डिस्प्लेसमेंट x हो ऐसी दूसरी यूनिट से होगा, फिर तीसरी से होगा, चौथी से होगा। अगर n यूनिट है तो उनसे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ऐसे हॉरिजॉन्टल में, n टाइम्स x होगा, और वो किसके बराबर है? l। तो n कितना हो जाएगा? l/x। यही हमारा आंसर है, n की वैल्यू पूछिए ना। अब बस x निकाल लो, सारा काम हो जाएगा। x कैसे निकलेगा? बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस
प्लस ये डिस्टेंस, वही तो एक्स होगी, बोलो यस और नो। ये कितनी होगी, एच थीटा, एच टेन थीटा, एच टेन थीटा प्लस ये डिस्टेंस डी। अगर ये एंगल R1 है तो ये कितना होगा, डी टेन R1। अगर ये R1 है, ये भी R1, तो ये मान लो कितना है R2, तो ये D है, तो ये कितनी होगी छोटी सी डिस्टेंस, डी टेन R2। दैट्स द एक्स, खत्म का, दैट्स इट, ओवर, गेम ओवर। आंसर मिला लोगे, क्यों? चलो नेक्स्ट, 29 के अलावा बस। रेस नंबर बोलो जल्दी, रेस नंबर 9। बाकी स्टूडेंट जब तक इधर से जो लेके आए कॉपी, वो अपना होमवर्क लेके आए इधर से पीछे सेकंड बेंच वाले, जो नहीं लेके आए वो कल लेके आएंगे। मैंने सबकी फोटो ले ली है। ठीक है, उसमें सब आ रहा है। इधर वाले पीछे सेकंड वाले तुम लेके आओ जल्दी फटाफट, सेकंड रो, इधर से आ जाओ, इधर से आओ फटाफट जल्दी। हाँ बेटा, ये सेकंड रो वाले। अरे यार अभी तो बोला था लेके आए, कौन कौन लाया है पहले ये बताओ मुझे। क्यों भाई, तुम क्यों नहीं लेके आए बताओ मुझे। हैं? कल लेके आना, मैं एक पूरी लिस्ट बनाऊंगा, फिर नहीं तो तुम लोग जो लेके आए उधर से वो लेके आओ, ये वाली अगली वाली रो में से, इधर गर्ल्स में से लेके आए, पीछे सबसे पीछे, फटाफट जल्दी भाग के। हाँ जी, रेस नंबर 9 के आंसर की बता दी थी क्या, आंसर की लिखो। हाँ, एक सेकंड बस। हाँ जी, इधर से लेके आओ फटाफट। अरे तुम कुछ सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो भाई, ये लेके आओ ना इधर से सेकंड वाले। इधर के कोई भी नहीं लेके आया क्या, अभी रुक जाओ, तुम लोगों को देखते हैं। इधर से लेके आओ फटाफट, इधर से सबसे लास्ट में। यस, हाँ जल्दी भाग के, स्पीड से। अभी जाना मत तुम, क्लास छूटने के बाद पीछे वाले लोग कोई भी। सबको यहीं किडनैप करेंगे। हाँ, जितने भी किए दिखाओ, कहाँ है आपकी कॉपी, कहाँ से चालू है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो नहीं दिखाएगा सर मैं सोचना बच जाएगा। वेरी गुड, लो चलो। हाँ, काम नहीं चलेगा, अगली बार जब बहुत दिखाना। हाँ जी, अभी बाकी होगा क्लास छूटने के बाद करेंगे, जब छुट्टी में जो नहीं दिखेगा ना। हाँ, बराबर, ठीक है ठीक है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स। ठीक है चलो, ठीक है। हाँ?
बस कहा खत्म हो गई ऑप्टिक्स के काम से, ऑप्टिक्स में खत्म हो गई। चलो वेरी गुड, चलो बैठो फिर बाकी को बाद में देखेंगे, है ना। लाओ शीट के डाउट बताओ। इसके रेस के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिसको डाउट है वो सिर्फ हैंड रेज कर दे, बोले नहीं। 5, क्वेश्चन नंबर 5, 5 नहीं दिया था ना, और कौन सा दिया था? 6, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड। देखो ये क्वेश्चन शीट में भी है शायद, इसमें TIR कराना अपने को, तो ऊपर वाली सरफेस का क्रिटिकल क्या होगा? √2/2, 1/√2, 45। नीचे वाली का कितना होगा क्रिटिकल? 60। तो हमें 45 और 60 में से 60 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर 45 ले लिया तो फिर नीचे भी 45 होगा, और 45 नीचे हो गया तो TIR नहीं होगा। तो मिनिमम जो लेना है वो दोनों में से 60 लेना है, क्योंकि 60 जब ऊपर वाले पे होगा तो TIR हो ही जाएगा 45 से ज्यादा पे। समझ में आ रही है बात? अरे तो मैं नंबर बोलता हूं तब बोला करो ना बेटा। 2 तो सेम क्वेश्चन क्लास में मैंने आपको कराया हुआ है सेम वैल्यू के साथ, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो नोट्स लेके क्लास के बाद मेरे से मिलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 7, 8, 9, बस। क्वेश्चन नंबर 10, 10 वाला, 10 वाला नहीं हुआ। जैसे एक बता देता हूं मैं इसका, S1, 2, 3, 4 कौन सा बताऊं? 2 बता देता हूं। S1 है ह्यूमन आई की इमेज, S1, और वो कब है? जब वो रिफ्लेक्शन। S2 बता देता हूं, है ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो यहां पर हो क्या रहा है बेसिकली कि एक कंटेनर है और यहाँ एक ह्यूमन आई है कुछ ऐसा, और एक फिश है यहाँ अंदर, है ना। इसकी डिस्टेंस यहां से h है, और ये फिश बीच में है बिल्कुल, h/2, h/2। नीचे मिरर लगा हुआ है ऐसे। अब बोल रहे हैं कि इसकी इमेज कहाँ दिखेगी उसको आई की, ठीक है। आई बहुत छोटी है, पॉइंट साइज मानना है इसको। एक तो रिफ्रैक्शन के कारण तो एच म्यू हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, लाइट रे जब आएंगी एयर से वाटर के अंदर, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन μIR। μI इंसिडेंट एयर में, रिफ्रैक्टेड वाटर में, तो 1/μ, तो एच म्यू हो जाएगा, मतलब ज्यादा डिस्टेंस पे बनेगी उसकी इमेज ऊपर कहीं। अब वो जो इमेज बनेगी एच म्यू पर, तो S1 का आंसर तो एच म्यू प्लस फिश से बतानी है, तो प्लस ये कितना है h/2। अब S2 में क्या बोल रहा है कि रिफ्रैक्शन, मिरर से रिफ्लेक्शन और फिर देख रही है। अब जब मिरर पे लाइट रे आएगी तो मिरर को कहां से आती हुई लगेगी? ये I1 से, और I1 कितना डिस्टेंस पर है? ये देखो एच म्यू। अब मिरर का काम तो क्या होगा कि जितना पर ऑब्जेक्ट है उतने पर ही इमेज बना देना। क्यों? मिरर क्या चेंज करता है क्या डिस्टेंस को? हाँ जी, तो मिरर का काम है कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने पर इमेज। तो यहां से कितने डिस्टेंस पर है इसका ऑब्जेक्ट? मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट I1, एच म्यू प्लस एच, तो कितना नीचे बना देगा वो? बताओ जल्दी। उतना ही नीचे बना देगा। कितना? एच म्यू प्लस एच। ये I2 बन गई, और फिर ये लाइट रह जाएगी इधर, या इसी प्रकार उधर से आकर के फिश के पास जो जाएगी, तो वो फिश देखेगी। तो फिश को कितने डिस्टेंस पे दिखेगी इमेज? एच म्यू प्लस एच प्लस h/2, क्योंकि फिश को खुद से डिस्टेंस बतानी है। तो कितनी डिस्टेंस हो गई खुद से? एच म्यू प्लस एच, और प्लस खुद की डिस्टेंस कितनी? तो यही आंसर है S2 का। देख लो, मिला लो। और फिर वो S3 S4 वाला तो आसान है, वो फिश वाला ऐसे ही हो जाएगा वो भी।
S2 का है ये, 3h/2 + h में। आगे पढ़ते हैं। पिछली क्लास में कहां तक पढ़ा था, देखा ना। अच्छा, क्वेश्चन किया था एक, लो चलो बच्चों, उसी में आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसके बाद लेंस पढ़ना चालू करेंगे। देखो, मैं पूछूंगा तो नहीं, लेकिन अपने खुद से ही बताओ कि कितनों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना शुरू किया। ऐसे मन में, हाथ नहीं, हाथ नहीं, हाथ नहीं, हैंड रेज नहीं किया पढ़ना। थोड़ा थोड़ा भी से 4 लाइन ही पढ़ो चाहे, थोड़ा थोड़ा ऐसी, मतलब ऐसी, जस्ट फॉर फन। करो करो करो। देखो क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखेंगे। स्फेरिकल सरफेस का रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे थे। एक हेमी स्फीयर है, ट्रांसपेरेंट, 10 सेंटीमीटर रेडियस का, और एक पैरेलल लाइट बीम आ रही है इस पर। बताना है कि फाइनली ये लाइट बीम कहां मिलेगी, मतलब इमेज कहां बनेगी, क्योंकि जहां लाइट बीम मिलेगी वहां इमेज होती है। तो बताना है डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम सेंटर सी। फाइंड, क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम सेंटर सी। μ2 है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम सेंटर सी। देखते हैं। हाँ जी बालको, सबसे पहले स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा। कितने रिफ्रैक्शन होंगे एक स्फीयर में एंटर करते टाइम, और एक नहीं। देखो फिजिक्स में कोई भी चैप्टर हो, जैसे मैकेनिक्स में तो ज्यादा विजुअलाइजेशन होता है, बहुत खतरनाक खतरनाक क्या हो रहा है पता नहीं चलता, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर। ऑप्टिक्स में अभी मैं बता रहा हूँ बहुत ही सबसे आसान है। आगे जैसे आएगा चैप्टर उसमें भी होगा, कोई भी क्वेश्चन में पेन उठाने से पहले उसका विजुअलाइजेशन हो जाना चाहिए दिमाग में कि मैं हो क्या रहा है। जैसे लाइट रे आ रही है तो हो क्या रहा है, पहले एक बार एंटर करेगी और फिर बाहर निकलेगी तो कितने रिफ्लेक्शन होंगे, तो एक दिमाग में पता चल गया अप्रोच क्या है। जैसे कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन होते हैं, जैसे एडवांस में, कई एडवांस लेवल के, उसमें पता नहीं चलता पूरा विजुअलाइजेशन, तो उसमें क्या है, जितना पता चले उतना कर लो। जैसे कई बार क्या है कि हमें रास्ता सीधा दिख रहा है मंजिल, कई बार क्या है कि वो घुमावदार होता है, तो थोड़ा आगे बढ़ना होता है। हो सकता है हम आगे बढ़ के मोड़ पे आए, उस मोड़ से हमें अपना दिख जाए आगे का मंजिल, क्यों, पहले नहीं दिख रहा। तो ऐसी क्वेश्चन में होता है, पहले नहीं पता चल रहा हो तो आधा तो करो। तो इसमें तो दिख रहा है लाइट रे यहाँ पर आएगी फिर यहाँ पर जाएगी, यस और नो। तो सबसे पहला क्या होगा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन कराते हैं अपन स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, μ2/v। μ2 कितना होगा, लाइट रे जा रही है 2 में, आ रही है एयर से, तो μ2 क्या लिखू बोलो, अरे ये होता है ना μ2/v। μ2 की वैल्यू
2, इमेज मेरे को चाहिए v, μ1 कितना हो गया 1, u लाइट पैरेलल है तो कहां से मान सकते हैं इसको, इन्फिनिटी से, μ2 माइनस μ1 अपॉन r 10। कोई शक इसमें, कितना आ गया v, 20 आ गया। यानी इसने अपनी इमेज कहां पर बनाई, मतलब लाइट रे को कहां मिलाएगी, मिलाएगी ये सरफेस लाइक दिस, इस प्रकार से ये जो सरफेस है ये इसको 20 सेंटीमीटर पर, मतलब लाइक दिस, 20 तो इससे भी आगे होगा ना, यहां सेंटर से भी आगे, यहां पर 20 पर बनाएगी इमेज I1। लेकिन ये 20 पर जब जाएगी बीम तो क्या 20 पर जा पाएगी क्या, 20 पर इसने इमेज बना दी लेकिन क्या बन पाएगी क्या फाइनल इमेज, एक बार और रिफ्रैक्ट होगी, अरे यस और नो। तो बच्चों अब सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये है प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस के लिए ये जो I1 है इसको ऑब्जेक्ट मान ले, तो प्लेन सरफेस का क्या होता है इमेज फॉर्मूला, अरे ये प्लेन सरफेस ही तो है, तो प्लेन सरफेस का क्या होता है, हाँ, डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू अपॉन म्यू आई आर। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेंगे इसमें, नहीं 20 थोड़ी लेंगे, प्लेन सरफेस से लेते हैं, 20 तो वहां से है, 10 इसकी रेडियस है, यहां से कितनी होगी 10 होगी ना। वो बात अलग है कि ये जो इमेज है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी दूसरे वाले के लिए, पहले वाले के लिए तो रियल इमेज है लेकिन दूसरे वाले के लिए वो वर्चुअल, खैर कोई भी हो, वर्चुअल हो कुछ भी हो, फॉर्मूला तो ही रहेगा म्यू आई आर। अब ये प्लेन सरफेस पर जो इंसिडेंट रे है वो किस मीडियम में है 2 में, और बाद में जब बाहर जाएंगी तो किस में जाएंगी एयर, तो म्यू आई आर क्या हो गया बोलो, म्यू आई अपॉन म्यू आर 2/1 2 होगा, यानी कितना आया फाइनल आंसर 5। यानी एक्चुअली में जा तो वहां रही थी ये, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण ये कहां मिल जाएंगी बोलो, तो फाइनल इमेज जो बनेगी वो कितने डिस्टेंस पर बनेगी 5 पर प्लेन सरफेस से, और यहीं से हमें बताना था प्लेन सरफेस से, सेंटर प्लेन सरफेस पे ही है, तो प्लेन सरफेस से डिस्टेंस 5, तो सेंटर से भी डिस्टेंस फाइनल इमेज की 5। बताओ इसमें कोई डाउट हो तो किसी को लिख लो तो इसका आंसर, किस सरफेस के लिए, इसके लिए कि उसके लिए, इसके लिए इंसिडेंट रे किस मीडियम में है प्लेन सरफेस के लिए, स्फीयर के मीडियम में, तो स्फीयर का म्यू जो होगा वही इंसिडेंट रे का म्यू होगा, और रिफ्रैक्ट होके कहां जाएंगी एयर में, तो रिफ्रैक्टेड का म्यू क्या हो गया 1 हो गया, इंसिडेंट का स्फीयर वाला हो गया। क्या कहते हो, एक चीज और बताऊं मैं, प्लेन सरफेस के लिए भी हम ये जो फॉर्मूला है ना इसकी बजाय स्फेरिकल सरफेस वाला भी लगा सकते हैं, ये वाला, और ये कैसे लगा सकते हैं प्लेन सरफेस में, ये तो स्फेरिकल का है, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, यही तो खास बात है, यही तो मैथ्स की खूबसूरती है कि रेडियस को क्या ले लो इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट ले लिया रेडियस को तो 1/इनफाइनाइट क्या हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, प्लेन की रेडियस इनफाइनाइट होती है, अगर मैथ्स में सवाल आया प्लेन सरफेस की रेडियस क्या होगी, स्ट्रेट लाइन की रेडियस क्या बोलते हैं अपन, इनफाइनाइट बोलते हैं कि नहीं बोलते, तो इनफाइनाइट कर दो तो इससे भी आ जाएगा। μ2 क्या हो जाएगा, जिसमें जा रही है प्लेन सरफेस से निकल के कहा जा रही है एयर में, तो 1/v, μ1 प्लेन सरफेस पे जो आ रही है लाइट रे अंदर है स्फीयर के 2/u, u 10 आ गया अपना, है ना, बराबर क्या आ गया 0, तो कितना आ गया यहां से v, बताओ कितना आया, क्या सेम आया क्या, तो इसका मतलब हम आगे से प्लेन सरफेस के लिए भी स्फेरिकल सरफेस का रिफ्लेक्शन यूज कर सकते हैं। कोई शक इस बात में किसी को, अरे बोलो। एक चीज और, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इफ इंसिडेंट बीम, इसी का सेकंड पार्ट बोल रहा हूं, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, if incident beam has
circular cross section with diameter d. If incident beam has circular cross section with diameter d. समझ रहे हो इस बात का मतलब क्या? ये जो बीम आ रही है ना, बीम, ये तो बोर्ड में देख रहे हो, 2D में देख रहे हो, 3D में देखोगे तो बीम ऐसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नहीं अंदर, सर्कुलर जैसे लेजर लाइट होती है, बीम होती है, तो ये ऐसे सर्कुलर बीम है। इसका डायमीटर कितना है? देन व्हाट विल बी इट्स डायमीटर? Then what will be its diameter when it reaches the plane surface? When beam reaches the plane surface. मतलब ये है, देखो ये बीम ऐसे आ रही है, फिर ये जो यहां पर आई थी ऐसे, देखो ये डायग्राम में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाली बीम है ये। जब ये ऐसे कन्वर्ज होने के लिए जा रही है तो इसका डायमीटर कम हो रहा है ना, तो यहां पर डायमीटर क्या होगा इस पॉइंट पर? ये डायमीटर, ये वाला, ये क्या होगा? इसे कन्वर्ज होने के लिए जा रही है ऐसे, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो यहां पर इसका डायमीटर होगा ये वाला, ये क्या होगा? कब हो रहा है ना डायमीटर धीरे धीरे? अरे हाँ, यू नो, तो यहां पर क्या होगा? हाँ, क्वेश्चन वही है ना, सेम ही। बता सकते हो? चलो बताओ, ये खुद से ही बताओ। ये वाला डायमीटर, ये वाला डी है। हम्म 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 देखो इधर, ये डायमीटर बताना है अपने को। तो क्या यहाँ दो ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या? अरे ये अगर डायमीटर डी है तो यहाँ पर तक, यहाँ तक तो डायमीटर डी रहेगा ना, यहाँ तक तो ये वाला डिस्टेंस जो रहेगा, ये डिस्टेंस ये कितना रहेगा? डी, डायमीटर ये डी रहेगा ना। अरे डी तो रहेगा, फिर कम होने लगा ना बाद में अंदर आने के बाद। तो क्या हमको एक ट्रायंगल ये वाला और एक ये वाला, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या बताओ? क्या ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है क्या? तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो डी डैश बाई डी इक्वल टू हाइट का रेशियो, इसकी हाइट। अगर ये ट्रायंगल तो बन ही रहा है ना, चाहे वो वर्चुअल मिल नहीं रहा वहां पर, ये कितना है और ये कितना है? 20, और ये कितना है? 10। तो इसकी हाइट छोटे वाले की 10, बड़े वाले की, तो डी डैश कितना आ गया? d/2। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, समझे? वेरी गुड। ज्योमेट्री। अच्छा, इसी का थर्ड पार्ट लिखेंगे, इसी का। इफ इंटेंसिटी of incident beam is I, if intensity of incident beam is I, if intensity of incident beam is I, then what will be intensity
when it is इंटेंसिटी आता है क्या? नहीं पढ़ा है? वैसे तो होता है इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया, नहीं पढ़ा कभी ये? चलो इसको रहने दो, काट दो, अगला क्वेश्चन लिखो। बाद में बताएंगे, फिर छोड़ो, बाद में बता देंगे सही टाइम आने पर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट है और ये स्फेरिकल सरफेस है, इधर मीडियम कुछ अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 वाला, और ये मतलब हर तरफ से सराउंडेड मीडियम है, जो कि दूसरी तरफ उसके एक मिरर लगाया हुआ है मैंने, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, और लाइट रे जो आएंगी वो इधर से आएंगी, इसमें अंदर एंटर करेंगी, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी, फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस बैक साइड पीछे जाएंगी, फिर वापस बाहर निकल जाएगी, यस और नो? तो हमें बताना है कि व्हाट शुड बी एक्स सो दैट फाइनल इमेज, देखो क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स so that find value of x so that final image coincides with object, final image coincides with the object, final image coincides with the object। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन पहले भी किया है क्या कभी, जिसमें फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बनानी हो? क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका? वेरी गुड वेरी गुड, मिरर के लिए, यस, मतलब जो मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट हो, मतलब जो फर्स्ट इमेज होगी वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगी, वो मिरर के कहां पर हो? सेंटर ऑफ कर्व। क्यों सेंटर पे, क्यों सेंटर कर्वेचर पे, क्यों? रिट्रेस हो जाती है। क्यों हो जाती है रिट्रेस? क्योंकि लाइट जो है मिरर पर परपेंडिकुलर हिट करती है। अरे यस और नो? अगर मिरर का ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो उसकी लाइट रे मिरर को कैसे हिट करती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में ही तो रिट्रेस होता है, और जब रिट्रेस होगा तो जहां से शुरू हुई थी फाइनली वहीं जाएगी लाइट रे। तो लाइट रे जैसे यहां से शुरू हुई, इधर गई अंदर, और इस पे परपेंडिकुलर टकरा जाए तो वापस आ जाएगी वहीं। तो बस हो गया काम। बताओ तो फिर क्या आएगा एक्सेस का? अच्छा, अच्छा पहले तो इसकी इमेज निकालो, यहाँ फर्स्ट सरफेस की कितनी आएगी, मिरर की तो अभी बाद में देखते हैं। फर्स्ट सरफेस रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन की इमेज कहां पर आएगी? हाँ, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। कितना आ गया ये? थर्टी सेंटीमीटर आया बोलो?
पहली इमेज कहां पर आ रही है? 30 सेंटीमीटर, ये भी 30, इमेज भी 30। अरे वाह, कोई बात नहीं, वैल्यू ऐसा हो गया, क्या है उसमें। अब मैं क्या करूं इसके बाद? 30 पर आ गई तो 30 पर आ गई तो कोई बात नहीं, आ जाने दो। 30 पर आ गई तो क्या है, ये जो इमेज आई है 30 पर, ये मिरर के कहां पर होनी चाहिए? सेंटर ऑफ, ताकि इससे क्या होगा कि ये मिरर को परपेंडिकुलर हिट करेगी। तो ये जो इमेज आई है I1, मिरर तो ये वाला कॉन्वेक्स है, तो इसका सेंटर किधर होगा? अरे इधर बाहर होगा ना, कॉनकेव होता ये वाला तो इधर होता। यस और नो? यानी कि लाइट रे सीधा जो है सेंटर पे जाए इसके मिरर के पे, वहां पर बने इसकी इमेज फर्स्ट सरफेस की। और ये डिस्टेंस कितनी आ रही है? 30, 30 आ रही है ना। और ये सेंटर कितनी डिस्टेंस पर होगा? फोकल लेंथ 5 है, सेंटर होता है 2f पर, 10 पर होगा। तो ये x कितना हुआ? 20, 20 हो गया 20, x इज 20। ताकि ये वापस आ जाएगी, ऐसे कैसे वापस आ गई। आज हम इसमें एक दूसरा केस और बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया था, स्लैब के टाइम भी किया था, याद दिलाऊं मैं। हमने स्लैब में यहाँ बोला था कि एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो बताओ कि ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर होगी, फाइनल इमेज यहीं बने। तो उसमें हमने जो स्लैब का शिफ्ट हुआ था ऐसे ऐसे करके, जो स्लैब की इमेज बनाई थी I1, उसको मिरर के कहां पर बनाई थी? सेंटर पर। ऐसी तो बनाई थी ना, सेंटर पे बना दी थी ताकि लाइट रे मिरर पे परपेंडिकुलर जाए। इसके अलावा हमने पहले वहां भी किया था इस क्वेश्चन को, ऐसे मिरर है, उसमें एक ऐसे ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, तो बताओ इसकी डिस्टेंस x बताओ। ऐसा क्वेश्चन था कि नहीं था पहले भी? उसमें भी हमने यही किया था कि ये लाइट रे जो ऐसे होगी तो इस पे परपेंडिकुलर जाए, मतलब ये सेंटर पे हो I1 मिरर के। किए थे ना पहले, सब में यही काम किया है कि मिरर का जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के कहां पर हो? सेंटर पर। और मिरर का ऑब्जेक्ट कौन होगा? मिरर का ऑब्जेक्ट कौन होगा? जो फर्स्ट सरफेस का रिफ्लेक्शन की इमेज होगी वही तो मिरर का ऑब्जेक्ट होगा। फर्स्ट इवेंट की इमेज ही तो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट होती है। अरे हाँ या ना? बट इसमें एक आंसर और आएगा, ये तो ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी, ये आंसर ठीक है 20। लेकिन अगर मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चन है उसमें हो सकता है एक आंसर और हो जाए इसका। नहीं, अरे माइनस थोड़ी होती है डिस्टेंस। वाह भैया, पॉसिबिलिटी बोला है तो मतलब पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं बोलते। सेकंड केस, ठीक है, ये हो सकता है कि लाइट रे जो है मिरर के सेंटर पर ना जाए, पोल पे जाए। वेरी गुड। कहां पढ़ के आया? देखो, लाइट रे जो है मिरर के पोल पे जाए, इससे क्या होगा? पोल पे जाने से क्या होता है कि ये एंगल थीटा है, हमने पढ़ा था। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे सिमेट्रिकली उतनी थीटा पे नीचे की तरफ आएगी, बोलो अरे हाँ या ना। और जब सिमेट्रिकली ये वाली लाइट रे तो ऐसे कैसे वापस आ जाएगी, और ये सिमेट्रिकली वैसे ही आएगी जैसे ऊपर है वैसे नीचे, तो बाहर निकल के भी वहीं पे आएगी जहां पर वो गई थी। अरे यस और नो? तो यानी फाइनल इमेज जो बनी वो कहां बनी? ऑब्जेक्ट पर। यानी कि सेकंड केस ये हो सकता है कि मिरर के सेंटर पे ना बना के इमेज को, फर्स्ट इमेज को, फर्स्ट इमेज को मिरर के पोल पर बना दे। और अगर पोल पे बना दिया तो फर्स्ट इमेज जो मेरी I1 पोल पे बनी, तो वो डिस्टेंस कितनी आ रही थी? 30। मतलब ये जो डिस्टेंस है x, वही कितनी हो गई? 30 हो गई। तो इसका सेकंड आंसर है 30। और आपको ये सब, ये वाला केस पहले क्यों नहीं लिया अभी तक? पहले जब हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, तीसरी बार कर रहे हैं हम ये क्वेश्चन शायद, पहले क्यों नहीं लिया ये केस? हमेशा ये सेंटर वाले क्यों ले रहे थे? वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि जैसे इससे पिछली बार हमने इस क्वेश्चन को कब किया था? स्लैब वाले में किया था ना, कई जगह कर चुके, अब तक तो मुझे भी याद नहीं है ना। कर तो चुके हैं, लेकिन क्यों? जैसे स्लैब वाले में आपको वहां पे क्यों नहीं लिया था ये वाला केस? तो बच्चों वहां पर इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये स्लैब जो है ना, ये इमेज को उधर बना ही नहीं सकती पोल पे। स्लैब की इमेज जो बनेगी वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगी। ये जो स्लैब की लाइट रे जा रही है ऐसे, तो स्लैब की जो इमेज बनेगी I1, वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगी। थोड़ा सा बोले तो कितना सा? डेल्टा एक्स टी इंटू 1 - क्या इतना थोड़ी शिफ्ट कर सकती है कि उसको उधर बना दे इमेज को पोल पर? अरे हाँ या ना? इसलिए हमने जो है
सेंटर पे ले रहे थे पहली इमेज को, कहां पर ले रहे थे, सेंटर। क्या ये I1 वहां बन सकती है कि पोल पे उस तरफ थोड़ी जा सकती है स्लैब की इमेज? अरे यस और नो? इसलिए ये वाला केस नहीं ले रहे थे। इससे पहले प्लेन सरफेस वाला था, उसमें भी इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वो दूसरी तरफ नहीं बनाता इमेज, तो पोल पे नहीं बना सकता। लेकिन ये जो सरफेस है स्फेरिकल, ये तो इमेज पोल पे बना सकती है, सेंटर पे भी बना सकती है। क्यों? इसलिए हम नहीं ले रहे थे। तो अगर ये क्वेश्चन आया मल्टीपल करेक्ट एमसीक्यू के अंदर, कहीं हम सोचे 20 हमारा आंसर है, नहीं 30 भी हो सकता है। और अगर ये सिंगल करेक्ट में हुआ तो पता चला 20 हमारा आंसर है, ऑप्शन ही नहीं है। ये सिंगल करेक्ट में दोनों थोड़ी डालेगा भाई। पेपर बनाने वाला दोनों थोड़ी डालेगा सिंगल करेक्ट में। इंटीजर में पेपर ऐसे थोड़ी है कि कोई ऐरा गैरा व्यक्ति पेपर बनाएगा, वो पेपर बनाएगा पूरा सोच समझ के बनाएगा ना। चलो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद फिर लेंस पढ़ेंगे अपन लास्ट। इधर अलग मीडियम, इधर अलग मीडियम। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स so that its image is real. Find value of x so that its image is real. So that its image is real. Real image बनती है। क्या करें? And condition is given, first part, question का first part, mu2 greater than mu1, और second part mu2 less than mu1। दो पार्ट में क्वेश्चन को दिया गया है। तो बच्चों सबसे पहले mu2 greater than mu1, डेंसर मीडियम है ये mu2, रियल इमेज बनानी है, क्या करें? और सेकंड है mu2 लेस देन mu1, रियल इमेज बनाने की कंडीशन क्या होगी? रियल इमेज बनाने की कंडीशन क्या होगी बताओ? V नेगेटिव कि पॉजिटिव है? अरे बताया था ना, रिफ्रैक्टेड रीजन में इमेज रियल कब मानी जाएगी? जब वो किधर हो, इंसिडेंट रीजन में या रिफ्रैक्टेड रीजन में? तो कौन सा है रिफ्रैक्टेड रीजन? इधर वाला है। लाइट उधर से आएंगी ऑब्जेक्ट से, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन वाला है रिफ्रैक्टेड रीजन की नेगेटिव डायरेक्शन वाला है? तो अगर इमेज यहां कहीं बने तो रियल होगी, और यहां कहीं बने तो V कैसा होगा? पॉजिटिव। समझे? चलो अच्छा सोचा। फिर भी V को पॉजिटिव कर देंगे, V ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन से आंसर आ जाएगा। किस कंडीशन से? V ग्रेटर देन, बस हो गया खत्म। इतना ही समझना था, इतनी बात पकड़नी थी। अब तो उसने बता दिया जैसे अभी कि V ग्रेटर देन लेस देन 0, नहीं ग्रेटर देन 0, अब तो हो जाएगा क्वेश्चन। तो V की वैल्यू करो कैसे? mu2 बाई V माइनस mu1 बाई U, U कितना हो जाएगा? माइनस एक्स, क्योंकि यहां पर x एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी ना, नेगेटिव साइड पर माइनस एक्स इक्वल टू r की वैल्यू प्लस r की माइनस r, प्लस r की माइनस r। वेरी गुड। तो mu2 बाई V आ गया मेरे पास mu2 माइनस mu1 बाई r माइनस mu1 बाई x। अब ये V पॉजिटिव कर दो रियल इमेज के लिए। कंडीशन हम क्या लगाएंगे बोलो? फॉर रियल इमेज V पॉजिटिव कर दो। तो अगर V पॉजिटिव होगा तो ये देखो V निकालने की जरूरत नहीं है, तो mu2 बाई V भी पॉजिटिव ही होगा। अगर V पॉजिटिव है तो mu2 तो पॉजिटिव ही होता है, तो mu2 बाई V भी क्या होगा? पॉजिटिव। अगर ये mu2 बाई V पॉजिटिव है तो ये इसका राइट साइड ये भी कैसा होगा? यानी कि mu2 माइनस mu1 बाई r माइनस mu1 बाई x, ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव।
तो μ2 माइनस μ1 बाई आर, ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, μ1 आर इससे बड़ा होना चाहिए x, कुछ भी हो इससे बड़ा, वो सब आंसर है, दैट्स द आंसर। x ग्रेटर देन μ1 आर अपॉन μ2 माइनस μ1। सेकंड का आंसर खुद से बताएंगे। हाँ बिल्कुल, बताना, कल तक बता देना, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे लेंस। ठीक है, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके बाद कुछ वैसे टॉपिक्स हैं वो थोड़े गंदे गंदे से हैं, मतलब याद करने वाले हैं। वो आई डिफेक्ट्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और वो सब, उसमें फिर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, वो सब भी है। तो लेंस सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स का। अब देखो स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन में सेकंड आता है लेंस। अभी सिंगल सरफेस स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन चल रहा था, लेंस में दो स्फेरिकल सरफेस होती है। पहले तो लेंस होता क्या है, जैसे कई सारे बच्चों ने पहना हुआ है लेंस आंखों में, नहीं लेंस बहुत सारे लोगों ने लगाया हुआ ना। तो लेंस क्या होता है? लेंस कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो दो सरफेस से सराउंडेड हो। तो पहले लिख लो आप लेंस क्या होता है, फिर समझाते हैं। इट इज एनी ट्रांसपेरेंट homogeneous medium it is any transparent homogeneous medium, homogeneous मतलब एक जैसा, surrounded by two surfaces, at least one of which, surrounded by two surfaces at least one of which is spherical surface। एटलीस्ट वन ऑफ विच इज, जैसे प्रिज्म बोलते थे टू प्लेन सरफेस से सराउंडेड, तो ये भी दो सरफेस से सराउंडेड है, बट उसमें एटलीस्ट एक कितनी होनी चाहिए? स्फेरिकल। दूसरी भी स्फेरिकल हो सकती है या प्लेन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, दोनों स्फेरिकल सरफेस है, तो ये क्या बन गया? एक लेंस। एक्चुअली ये तो सामने से हम देख रहे हैं ऐसे, इसको क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, ऐसा देखेंगे तो ये उसका क्रॉस सेक्शन जो होगा वो कैसा होगा? जैसे हमने पहना हुआ है इसका, अगर ये सामने से नहीं देख रहे हम लेंस को, ये तो इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं हम साइड से। समझ में आ रहा है बात? जैसे लेंस हमने पहना हुआ है चश्मे का, सबने ऐसे दिख रहा है आपको, सर ये तो किसी का रेक्टेंगल है, किसी का, बट वो क्रॉस सेक्शन जब देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन है, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा हो सकता है, ये वाली सरफेस हो स्फेरिकल, ये वाली हो प्लेन, ये भी एक लेंस है, या फिर ये भी स्फेरिकल और ये भी स्फेरिकल, ये भी एक लेंस है, या फिर ये दोनों ऐसे सरफेस हो, ये भी एक लेंस है, या फिर ये एक स्फेरिकल, ये प्लेन, ये भी एक लेंस है, या फिर ये भी एक लेंस है। तो देखो इस प्रकार 6 अलग अलग प्रकार के लेंस होते हैं, बट हम इनको दो प्रकार में, दो टाइप में ही हम इसको क्लासिफाई करेंगे। इनको भी हम और क्लासिफिकेशन को और नैरो कर देंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में। इनमें से 3 तो कॉन्वेक्स और 3 कॉनकेव है। अब इसमें एक अजम्पशन है इस पूरे टॉपिक में, वो भी मैं लिख देता हूं यहां पर। लेंस आपने लिख लिया क्या होता है। अब देखो ये दो, इनके बीच का मीडियम है, ये कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दो सरफेस है ना, ये इनसे सराउंडेड, ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, ये क्या है? लेंस। बच्चों यहाँ पर अजम्पशन क्या है?
अजम्पशन यहां पर ये है, हम जो भी पढ़ रहे हैं इसमें लेंस में, कि लेंस इज वेरी थिन। वेरी थिन का मतलब क्या हुआ? वेरी थिन का मतलब ये हुआ कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये इसकी थिकनेस बीच में से टी, ये टी, ये क्या है? ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो। मतलब दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो मानेंगे हम। न्यूमेरिकल्स में तो जीरो ही मानेंगे। क्या मानेंगे? आपको अगर थिन नहीं हुआ तो, वो तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना भाई, थिन नहीं हुआ तो ये पढ़ रहे थे, जैसे ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये क्या है? ये भी तो लेंस है ना, थिक लेंस, बट इसको लेंस नहीं बोलते थिक को। ये भी एक स्फेरिकल सरफेस, ये भी एक स्फेरिकल, दोनों से सराउंडेड, क्या ये लेंस नहीं हुआ? इसका तुम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन। कैसे करते थे इसके क्वेश्चन को? जैसे भी किया था, यहाँ पर पहले इसकी इमेज बनाएंगे म्यू टू बाई वी माइनस वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी, फिर इसकी इमेज, यस और नो? तो वो ऑलरेडी हमारा हो चुका है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कौन से लेंस की? थिन लेंस की। ठीक है, बना लो इसको, लेंस को। लेंस इज वेरी थिन। थिकनेस, टी मतलब थिकनेस, thickness tends to zero. That is, distance between both refracting surface is negligible. Distance between both refracting surfaces is negligible. ये हम assumption को लेके चलने वाले हैं पूरे टॉपिक में। समझ में आ गया सबको assumption? assumption में कोई डाउट? अब लेंस के टाइप्स क्या होते हैं? देखो, ये जैसे मैंने कुछ एग्जांपल बनाए लेंस के, इनको हम दो टाइप में बांट सकते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो बच्चों, टाइप्स ऑफ लेंस, दीज आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। यहां पर हम एक वो बना लेंगे ऐसे, एक खाली पेज पे बनाना है, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा कॉनकेव लेंस। देखो, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? इन लेंस में से कौन कौन से कॉन्वेक्स लेंस है? जैसे मैंने यहां पे बनाए, ऊपर के 3 कॉन्वेक्स है। वेरी गुड। कैसे पता चला? कॉन्वेक्स की पहचान है कि बीच में से मोटे होते हैं, साइडों से पतले होते हैं। देखो, बीच में मोटा, साइड में पतला है ना, बीच में से मोटा, साइड से, और ये बीच से पतले, सारे देख लो, और साइडों से, जैसे ये मोटू है, ये पतलू है ना, पतलू बीच में पतला, उसका सर मोटा ऊपर है ना, साइडों से मोटा है। चलो, क्या देखते हो? नहीं, मैं कुछ नहीं देखता। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं? थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट साइड्स। अच्छा, आप कहोगे ये तो मजा नहीं आया। देखो, इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस बनते हैं ना, उसकी दोनों सरफेस इंटरसेक्टिंग होती है। तो यहां पर लिख लो कॉन्वेक्स लेंस में कि बोथ सरफेसेस, कैसे भी बताता हूं, बोथ सरफेसेस intersect each other, intersect each other, and इनकी पहचान है थिकर इन मिडिल एंड थिनर एट साइड्स, एट साइड्स। कॉनकेव में क्या हो जाएगा? बोथ surfaces do not intersect each other, intersect each other, both surfaces, and thinner in the middle, thinner in middle। आप कहोगे कैसे ये इंटरसेक्ट वाली बात समझ में नहीं आई? देखो, अभी समझा ही नहीं तो समझ में कैसे आएगी? जैसे मैं समझाता हूं इधर। जैसे मान लो, अब ये जो है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3।
कॉन्वेक्स लेंस। पहला बाई कॉन्वेक्स, जैसे वो सबसे पहला जो देख रहे हो ना, वो कौन सा लेंस है, या कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं इसको। बाई कॉन्वेक्स मतलब दोनों सरफेस इसकी कैसी है बच्चों, इसकी दोनों सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स। कैसे, जैसे ये लेंस मैंने बनाया, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, ये भी कॉन्वेक्स। आपको इंटरसेक्टिंग कैसे है, देखो भाई, ये स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस है, तो ये स्फेरिकल सरफेस कहां से आती है, कि स्फीयर को काट के लाई जाती है। तो ये जिस स्फीयर से काटी गई होगी, अगर उसको पूरा कर दें तो ये एक स्फीयर, ऐसे स्फीयर का पार्ट रही होगी, और ये वाली जो सरफेस है ये भी एक स्फीयर का पार्ट रही होगी। बोलो हाँ या ना, क्या ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्फेरिकल स्फीयर की, नहीं कर रहे हैं, बताओ, अरे हाँ या ना तो बोलो। तो ये इंटरसेक्टिंग हो गई बाई कॉन्वेक्स। इसी प्रकार से दूसरा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस, प्लेनो, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, एक सरफेस कैसी होगी, प्लेन, और दूसरी कैसी होगी, आपको ये इंटरसेक्ट कैसे कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना। देखो इसको अगर मैं पूरा कर दूं, स्फीयर बना दूं, तो ऐसे बनेगा, और प्लेन को अगर थोड़ा पूरा कर दें, बड़ा कर दें, बड़े सरफेस में से काटा है, तो क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है क्या, अरे बोलो, प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। इसी प्रकार तीसरा टाइप होता है इसका, तीसरा इधर लिखता हूं मैं, जगह नहीं है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। वेरी गुड, कॉनकेवो कॉन्वेक्स मतलब ये है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होने वाला है, एक होगी कॉनकेव सरफेस लाइक दिस, और एक होगी कॉन्वेक्स। देखो ये जो सरफेस है दोनों, ये जो इस प्रकार से, ये एक स्फीयर का पार्ट रही होगी ये, और ये भी एक स्फीयर का पार्ट रही होगी। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या, बोलो हाँ या ना। अब ये जो दोनों सरफेस है स्फेरिकल है, इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, तो ये जो बीच में निकल के आया हमारे पास, देखो इंटरसेक्टिंग सरफेस से लेंस निकल के आ रहे हैं अपने पास। जैसे ये यहां से इस सरफेस का इतना पार्ट उठाया, इसका इतना उठाया, इस स्फीयर का ये बन गया, इसका इतना, इसका इतना, यहां पर इस प्रकार से ये पूरा बड़ा स्फीयर है, उसमें से इतना सा पार्ट कट किया, ये वाला, और उसमें से इतना पार्ट कट किया। अब बताओ इसमें r1 r2 में कौन ज्यादा है, r1 r2 में कौन ज्यादा है, r2 जो अंदर की तरफ है वो ज्यादा है ना, r2 बड़े स्फीयर का पार्ट है, यस और नो, तभी तो ये इस प्रकार से बन रहा है। ये है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। मतलब फाइनली बात ये है, कंक्लूजन, की कॉन्वेक्स होगा जो बीच में से मोटा होगा, साइडों से। अच्छा, इसी प्रकार से कॉनकेव, ये भी तीन प्रकार के हो जाएंगे, कौन कौन से, बाई कॉनकेव, ये कैसा दिखेगा बाई कॉनकेव, लाइक दिस, ये वाली सरफेस, इनके बीच में एक मटेरियल है कोई भी, ये। अब अगर ये वाला जो सरफेस है, इसको मैं अगर स्फीयर कंप्लीट कर दूं, इसके स्फीयर को, और इसके कर दूं, क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है क्या, बताओ, इंटरसेक्ट कर रही है क्या, नहीं कर रही। ये है कॉनकेव लेंस। अच्छा, हर लेंस में कितनी सरफेस होती है, दो, ये। इसी प्रकार सेकंड लेंस, सेकंड टाइप हो जाएगा प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव, नाम से ही समझ में आ गया, एक सरफेस कॉनकेव और एक सरफेस, क्या ये भी इंटरसेक्ट करेंगी, क्या दिख रहा है अब तो खुद से, क्योंकि ये एक स्फीयर का पार्ट है, ये एक इस प्रकार से, क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या, ये नहीं, लाइक दिस। और थर्ड इधर लिख देता हूं, थर्ड इसका भी, कॉनवेक्सो कॉनकेव। इसमें क्या होने वाला है, एक सरफेस तो होगी अपनी, ये भी एक स्फीयर का पार्ट रही होगी ऐसे। अच्छा, ये इसमें अंतर क्या है, इसके तीसरे वाले कॉनकेव कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या अंतर है, इसमें भी एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव, उसमें भी एक कॉन्वेक्स उसमें भी एक कॉनकेव, अंतर क्या है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इसमें जो अंदर वाली रेडियस है r2, ये छोटी, r1 बड़ी है, इसमें ये अंदर r2 वाला है वो बड़ा है और r1 छोटा है। अरे यस और नो,
ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और वो इंटरसेक्ट कर रहा है। देख लो ये बीच में से पतला है, कॉनकेव वाला कोई भी हो बीच में पतला, ये इसकी पहचान। तो ये दो प्रकार के, दो टाइप्स हो गए लेंसेज के। लिख लिया, बता दूं? अब इसके कुछ बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं अपन, फिर लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला, फिर मैग्निफिकेशन, फिर प्रिंसिपल रेज, फिर रे डायग्राम, वही सब मिरर जैसा है इसका सारा पार्ट। फिर इसमें कुछ अलग चीजें आएंगी, जैसे एक डिस्प्लेसमेंट मेथड है, वो एक्सपेरिमेंट भी कराया जाएगा आप लोगों को अभी लैब में। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो बाद में आएगा भी टाइम उसका, वो नंबर आएगा सबका अलग अलग, वो लास्ट में अभी काफी टाइम है उसमें, 2-3 महीने बाद। बता दूं? चल, तो लेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं ये हमने देखा। अभी हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मेकर। उससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बिल्कुल सेम ही है, इसलिए उसको ज्यादा उसमें कुछ खास बात है नहीं। बता दो ना पूरा? ठीक है, देखो सम बेसिक टर्म्स ऑफ लेंस। सबसे पहला प्रिंसिपल एक्सिस, वही जो मिरर में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ये सब हम जानते ही हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बना देता हूं बस डायग्राम। फोकस क्या होता है उसको थोड़ा समझेंगे बस। ये जैसे कोई लेंस है, अब कोई भी लेंस, उसमें कितनी सरफेस होती है बताओ? दो। तो कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे? दो। मिरर में कितना सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है? एक। जिस स्फीयर से वो बनाया है सरफेस, जैसे ये सरफेस है, ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जैसे ये वाली सरफेस है 1, इसकी रेडियस है R1, और ये सरफेस है, इसकी रेडियस है R2। तो ये जो वाली सरफेस है इसका सेंटर कहीं इधर होगा C1, और ये कहीं है इसका सेंटर इधर होगा C2। तो लेंस में कितने रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं? 2। कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं? 2। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस कितना होता है? 1 होता है। कैसे? वो होता है C1 और C2 को जो मिलाने वाली लाइन है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गई बातें? रेडियस ऑफ कर्वेचर 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। अगर प्लेनो कॉन्वेक्स है तो फिर उसमें 1 ही होगा। और ये प्रिंसिपल एक्सिस लेंस को जहां कट करता है, आप कहोगे सरफेस को तो यहां कट कर रहा है, इसको यहां कट कर रहा है, लेकिन इनका जो मिड पॉइंट है उसको कहते हैं ऑप्टिकल। वैसे तो हम थिन लेंस पढ़ रहे हैं, और थिन लेंस का जंक्शन क्या है? जैसे ये पॉइंट है P1, इसका पोल है ये इसका पोल है P2। तो थिन लेंस का जंक्शन क्या है? P1 और P2 के बीच की डिस्टेंस क्या है? 0 है। ये हमारा जंक्शन है ना। इसमें क्या जंक्शन है? डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 इज क्या? नेग्लिजिबल। तो इसलिए हम P1 और P2 और O तीनों को एक ही पॉइंट पर मान सकते हैं थिन लेंस के केस में। तो यहां पर वैसे हम एक ही चीज लिख लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर हो गया पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस कट्स द लेंस। आप कहोगे सर ये तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे, तो P1 P2 और भी, तो हमें उसका मिड पॉइंट लेना है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस लेंस को कट कर रहा है ना, तो उस लेंस का मिड पॉइंट समझ में आ रहा है कौन सा पॉइंट? और वैसे तो थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो वो एक ही पॉइंट पे कट करता हुआ मान सकते हैं।
Point where principal axis cuts the lens is called optical center. और फोकस सबसे इंपॉर्टेंट है, फोकस ये थोड़ा समझ लेंगे. इतना एक्टिव, ये एक्टिवनेस अगर हमेशा नजर आए तो क्या ही बात है ना. क्या ऑब्जर्वेशन स्किल है ना, कि घड़ी पीछे है. वाह, अभी तो होमवर्क भी चेक करा के जाना है. क्या सोच रहे हो तुम? फोकस और देख लेते हैं, ठीक है ना. वैसे क्लास में देखो, हमें ये मेंटली प्रिपेयर होके आना चाहिए 8 बजे तक का. तो वॉरियर्स देखो, फोकस टू फोकस. स्फेरिकल सरफेस में कितना फोकस, तो यहां भी कितने फोकस, 2. कौन कौन से 2 फोकस? प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी क्या होता है? व्हाट इज प्राइमरी? प्राइमरी होता है पैरेलल लाइट रेज. नहीं, ये तो सेकेंडरी था. प्राइमरी की डेफिनेशन बोलो. if an object is placed at that point, then light rays become parallel to principal axis after passing through lens. That point is called what? Primary focus. तो लिख लो प्राइमरी फोकस वापस से, वही जो वहां लिखा था स्फेरिकल में. It is point on principal axis. It is point on principal axis where if an object is placed, it is point on principal axis where if an object is placed, then light rays become parallel to principal axis. Then light rays become parallel to principal axis after passing through lens. After passing through lens. After passing through lens. ये जो लेंस होता है ना, अभी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कन्वर्जिंग होता है, ये वाला कॉन्वेक्स वाला. कन्वर्जिंग कैसे देखते हैं उसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. कन्वर्जिंग, ये जो लेंस होता है ये वाला, ये होता है डाइवर्जिंग. इसमें वर्चुअल होता है प्राइमरी फोकस. दोनों ही फोकस वर्चुअल होता है. मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते. यहाँ तो ऑब्जेक्ट रख दिया F1 पर, तो इसकी ऑब्जेक्ट की लाइट रे जो निकल रही है वो इसमें से जाके पैरेलल हो जा रही है. देखो, ये लाइट रे अगर लेंस नहीं होता तो ये लाइट रे कैसे जा रही होती? अरे बोलो, कैसे जा रही होती? ऐसे जा रही होती. तो उनको इसने क्या किया है? पास लेके आया है. तो क्या किया है? कन्वर्ज किया ना. इसमें वर्चुअल होता है. वर्चुअल मतलब इसमें ऐसे लाइट रे आ रही होती है. मतलब अपीयर टू, मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है वर्चुअल होगा. ऑब्जेक्ट को वर्चुअली रखेंगे फोकस पर. अब ये इनको फैलाएगा दूर, मतलब पास आ रही है ना, तो इनको दूर करके ये पैरेलल कर देगा इस प्रकार से. तो इसका प्राइमरी फोकस कैसा होता है? वर्चुअल. कौन से लेंस का? कॉनकेव. मतलब ये डाइवर्जिंग लेंस होता है. ये कौन सा लेंस होता है ये? इसके बारे में हम कल और बात करेंगे. डाइवर्जिंग. वेरी गुड. सेकंड कौन सा? सेकेंडरी फोकस. ये लिख लो, सेकेंडरी फोकस. फोकस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टाइम, ऐसा मुझे लगता है ना. टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इनवर्सली है. हाँ, वैसे ये बात भी सही, इनवर्सली होता है.
सेकेंडरी फोकस, पैरेलल लाइट बीम, पैरेलल बीम, पैरेलल लाइट बीम विच इज ऑल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब पैरेलल तो है बट प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल, पैरेलल लाइट बीम विच इज ऑल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, meet at a point on principal axis, parallel light beam which is also parallel to principal axis meet at a point on principal axis after passing through lens. That point is called secondary focus. Like this. ये तो रियल है, लेकिन इस वाले में डाइवर्जिंग वाले लेंस में, ये कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है जनरली, इस वाले में ये क्या करेगा, लाइट रे को फैला देगा ऐसे, देखो एक बार इधर, तो इसमें लाइट रे मीट एक्चुअली में नहीं करेंगी, अपीयर्स टू मीट होंगी, तो इसका फोकस जो होगा सेकेंडरी वाला भी कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इसके दोनों ही वर्चुअल फोकस होते हैं। लाओ एक पेज देना, कोई एक रफ का खाली पेज दे दो। चलो भाई, खाली है क्या, बड़ा पेज चाहिए, इसमें काम नहीं होगा। ठीक है, लाओ होमवर्क दे देते हैं पहले तो, एक बार शीट देना। नो ठीक है, बाकी इसका फोकल लेंथ और लेंस फॉर्मूला और इसके क्वेश्चन, प्रॉब्लम, मैग्निफिकेशन, वेलोसिटी, वो सब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। और लेंस का जो पार्ट है मेरा जैसा ही है, वो ज्यादा नहीं है, कुछ 2-5 चीजें अलग हैं बस। ओ मैं कहां तक दिया था, 47 तो लो, ठीक है बच्चों, चलो।